स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। हम इस टाइम मौजूद है एसके सिंह जी के पास और बहुत ही मुश्किल से इन्होंने हमें समय दिया मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत बिजी चल रहे थे और हमने बोला कि सर आपकी हमें एक वीडियो चाहिए बनाने के लिए, तो हमने सर से मिलने का मौका मिला। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अपना नाम बताइए और कहाँ से आप लोग? मेरा नाम एसके सिंह है, मैं बिहार भाता से हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था भी है, सोसाइटी है, वीर स्वरूप महाराणा प्रताप सेना है, डीएसपी फाउंडेशन है, ऑल इंडिया पंचायत परिषद है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो भी आदेश होता है हम उनका पालन करते हैं। सर अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। सर चुनाव साथ में है 24 के, तो क्या किस तरह देखते हैं? क्योंकि देखिए तीनों पार्टी एक साथ है, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी लीजिए, चाहे बीजेपी ले लीजिए। सर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आती है पार्टियों को, तो किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? पार्टी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी का है। जहाँ तक बात है 2024 का इलेक्शन का, तो 2024 में इलेक्शन में इस बार का जो हम लोग का है, इस बार 404 पार, ठीक है। हम लोग ने जो पहले जीत हुई थी उससे इस बार कई ज़्यादा गुणों से हम लोग जीत रहे हैं और उसका कारण है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, G20 में इतना अच्छा काम किया है, पूरे विश्व में भारत का स्थान ऊपर गया है। सारे विश्व के जो भी लोग आए उन्होंने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का डिसिप्लिन जो देखा, तो भारत की एक अच्छी मार्केटिंग हुई है और अभी जो भी विकास हो रहा है उसमें मोदी जी विश्व के सर्वोत्तम अच्छे लीडरों में से इनकी गिनती शुरू हो गई है। सर आपने बात की G20 को लेकर के। सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जो आरोप लगाए गए थे G20 को लेकर के, बोला गया था कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दी गई थी, तो क्या ये सच है? ये कभी भी झुग्गी झोपड़ी को कोई तोड़ता नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत सेंसिटिव है। लेकिन जब भी कई ऐसी जगह आती है जहाँ की ट्रैफिक का मामला है, जहाँ सुरक्षा का मामला है, वहाँ कोई रहता है तो उनको हटा कर कोई ऐसी जगह बसाया जाता है जहाँ की उनको रहने में भी सुविधा हो और उसके अलावा ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रशासन को प्रशासनिक कार्रवाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए झुग्गी के कुछ लोगों को हटाया जाता है, वो कुछ लोगों को किसी खास जगह के लिए। सर बात करना चाहेंगे, अभी कुछ महीने पहले जो है मनीष सिसोदिया जी को जो गिरफ्तार किया गया था, आरोप ये है कि जो है शराब घोटालेबाजी को लेकर के, तो सर कहीं ना कहीं जो है कोई कथित घोटाले जो उन्होंने बताए नहीं है, ना तो ईडी के पास सबूत है ना सीबीआई के पास सबूत है, क्योंकि लगातार जो अभी मनीष सिसोदिया की पेशी थी परसों कोर्ट के अंदर 12 तारीख को, सर हमने देखा कि उनकी जो सुनवाई है उसको टाल दिया गया है। मैं आपको बता दूँ, ये आप पार्टी वाले कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। आप ये बता सकते हैं कि जो न्यायाधीश होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है और इतने दिनों से माननीय सिसोदिया जी यदि बंद हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है। कभी आप यदि सरकार की तो है नहीं, जुडिशियल मामला है और जुडिशियल मामले में मान लिया ठीक है ईडी करता है, सरकार के पास है, लेकिन जुडिशियल तो सरकार के पास है, ईडी अपना पक्ष रखते तो इसको तो कभी छोड़ दिया रहते। छोड़ने का काम ईडी का नहीं है, वो काम जुडिशियल का है, न्याय का है। तो न्यायाधीश यदि उसको रखे हुए हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा कारण है जो सरकार के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लिए एक अच्छी बात नहीं है। करप्शन है, कुछ संदेह है, जिस कारण उन्हें रखकर और उनकी जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है सर, आप करप्शन की बात करते हैं, मैं दूसरे सवाल को लेकर आता हूँ। सर अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है परसों और उनका पहले भी जो नाम है वो बोले गए थे मेरा नाम, अब क्या है क्योंकि पहले तो मेरा नाम आया नहीं था, अब क्यों मेरा नाम आया संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए? एक बात है, संजय सिंह की गिरफ्तारी जो हुई
और गिरफ्तारी ईडी ने किया, जो भारत सरकार का सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है। और ईडी जब किसी की गिरफ्तार करती है, जब किसी को नोटिस देता है, तो पहले उसके पास साक्ष्य होता है, और साक्ष्य के अभाव में और यदि नोटिस दिया और उसके बाद पूछताछ हुई, उन्होंने उसमें सहयोग नहीं किया, तभी गिरफ्तारी हुई। जब सहयोग करते हैं तो गिरफ्तारी नहीं होती किसी की भी नहीं। जब लगाया जाता है कि कुछ सच बात को छिपाया जा रहा है, तब गिरफ्तारी होकर उसको सारी चीज़ें। हम कहते हैं संजय सिंह जी के 2 करोड़ रुपया जिसके भी माध्यम से उन्होंने लिया, जिसके माध्यम से जहाँ भी पहुँचाया, 1 करोड़ रुपया जिससे भी दिया, उसके जो भी पीए हैं, जो भी लोग हैं, वो कुछ तो साक्ष्य दिखा रहा है। वो अपने को हर कोई, केजरीवाल जी कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मनीष सिसोदिया जी कहता है कट्टर ईमानदार हूँ, और अग्रवाल सत्येंद्र जैन जी कह रहे थे कट्टर अग्रवाल हूँ, संजय सिंह जी कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ। सारे कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर भी जेल क्यों जा रहे हैं? अरे बीजेपी की न्याय तो नहीं है ना, ये सरकार का न्याय है। तो सरकार यदि किसी को इतने दिनों से, लंबे दिनों से यदि हिरासत में है, तो देश के लिए शर्म की बात है, प्रदेश के लिए शर्म की बात है। और आप पार्टी को हमारा एक निवेदन होगा, एक सुझाव होगा कि ऐसे लोगों को सरकार से हटाएं और जो अच्छे ईमानदार विधायक हैं उनको सरकार में दे, ताकि दिल्ली प्रदेश की जो जनता है जिन्होंने चुना है वो अच्छा से काम सके। अब दोषी लोगों को 1-1 साल तक आप उसे, वो दोषी है और उसके बाद भी उसको पर डिपार्टमेंट दिए हुए, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप पार्टी यदि अच्छा काम कर दो तो अच्छे लोगों को चुने, जो भ्रष्टाचार से विमुक्त हो। जितने भी लोग जेल गए हैं, कहीं न कहीं सबके पीछे कारण था। इसीलिए जो जज होता है, जो ईडी होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो सरकार का होता है। सर अच्छा, मैं एक और सवाल लेकर आता हूँ आपके पास। जैसे कि अभी मणिपुर में जो लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, रुकने नाम नहीं ले रही है, तो सर क्या कहेंगे मणिपुर को लेकर के? मणिपुर जो आपने कहा, ये एक सेंसिटिव मामला है, सरकार भी चिंतित है। हमारे गृह मंत्री जी खुद गए, उसके बाद अजीत डोभाल जी गए, और भी सारी वहाँ की जो लोकल समस्या है, जातिगत समस्या है, उसके कारण जो भेदभाव पैदा हुआ है उसको समझाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि वो ट्रैवल और नॉन ट्रैवल की बात है। और हमको लगता है कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ वो लोग जो हैं लोकल, वो एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सरकार इसके लिए ये चाहती है कि कोई ऐसा आक्रामक रूप ना तैयार कर ले ताकि हमारे ही लोगों का जान खतरे में जाए। प्रशासन ज़्यादा कार्रवाई करने पर जान खतरे में, चूँकि वो ट्रैवल्स लोग होते हैं, और ट्रैवल्स लोग को कभी हम चाहते हैं हमारे देश के लोग हैं और देश को खतरा ना हो हमारे लोगों को। इसलिए हम लोग की सरकार की मंशा है कि समझो को काउंसलिंग करके, समझा के, और उनको दोनों को दोस्ती करा के, क्योंकि ये ईगो का मामला है। वो फलाना कास्ट है, हम उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए, इसमें सरकार की कोई नहीं है। लेकिन सरकार की काउंसलिंग की जरूरत है और सरकार कर रही है। और हमको लगता है बीरेंद्र सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अच्छे से इसको कार्य को कर रहे हैं। कुछ स्थितियाँ आ गई है, लेकिन सुधार की काफ़ी गुंजाइश है और सुधार हो रहा है, और उम्मीद लगता है कि सुधार हो जाएगा। हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर बड़ी नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं, सारी रिपोर्टिंग लेते रहे हैं, और हमको लगता है कि हम लोग इसमें सफल हो गए शांति बनाने में। सर महिला आरक्षण को लेकर के क्या कहें? महिला आरक्षण में 33% जो महिलाओं को दे दिया गया है, अब इसके ऊपर आप बात करते हैं, चलिए। देखिए, महिला आरक्षण जो है 33%, ये बहुत बड़ी सफलता है पूरे देश की। और देश के जैसे हर कंट्री में लोग महिलाओं को ज़्यादा रिजर्वेशन था, ज़्यादा आगे आ रहा था। महिला आरक्षण देने से महिलाओं की संख्या नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, नौकरियां में आगे बढ़ेगी। हमारा जब महिला भी शिक्षित होगी, महिला भी नौकरियां करेगी, तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और उन्हें भी लगेगा कि मैं प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। इसीलिए महिला बिल जो है देश के लिए इतनी अच्छी चीज़ें लाया है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि सबने सहयोग किया।
ये बड़ी बात है। ये ऐसा बिल है जिसमें माननीय सोनिया जी और भी दूसरे पक्ष के जितने लोग थे, सबने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। और राजीव जी का सपना था, जो राजीव जी का सपना था, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, सब मिलकर यदि महिला आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं तो देश के लिए एक शुभ संकेत है। अच्छी चीज़ों के लिए हर देशवासी आगे आ रहे हैं। सर, आप बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं जो विकास है वो नहीं दिख पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि विकास नहीं, आज आप हमारा देश इतनी आगे बढ़ रहा है, हम आर्थिक मामले में इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संसाधन बढ़ रहा है। आप हमारा रेलवे को देख लीजिए, कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एयर सर्विस को देखिए कितना मॉडर्नाइजेशन। पहले कभी कभार 1-2 फ्लाइट होता था, आज फ्लाइट में जाइए तो जैसे लगता है बस स्टैंड है, उतनी भीड़ रहती है। तो ये सब हमारे संपन्नता का परिचायक है। आज आपको आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में भीड़ जैसी लगती है, क्योंकि हर लोग सक्षम हो गया, सब लोग पैसा खर्चा करना जानते हैं, सुविधा लेना चाहते हैं, इसीलिए अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ SK सिंह जी। आज की बात, नमस्कार। हाँ बोल। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जाति जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो जाति जनगणना है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ये बात हमने कहा कि अभी समस्या उठाई जा रही है जाति जनगणना। हम ये कहते हैं कि जाति में यदि बांटा जाए तो क्या देश विकास कर सकता है? हम देश को विकसित चाहते हैं, विकासशील। अब हम लोग विकासशील थे, अब विकसित हो गए। तो विकसित हो गए तो हम लोग ये जात जात में हम बांट के और हम देश की समस्या को, मेरिटो जो प्रतिभाशाली है उसको आगे आने दीजिए, उसके लिए रिजर्वेशन है। हम जाति जनगणना करके हम ये भ्रम पैदा करें ये जात का है, ये जात का है, ये जात इतना जात ज़्यादा है, जितना जात का है। हम पूरे भारतवासी हैं, पूरे भारत के लिए काम करते हैं, और जिसको जाति जनगणना जो हुआ है ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक वैमनस्यता बढ़ेगी। हम लोग क्या है, हम लोग भारतीय, वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत के लोग हैं। भारत का विकास चाहते हैं, जात पात में बट के देश के विकास को रोकना शुभ नहीं होगा। इसीलिए जाति गणना छोड़ के देश की एकता कायम रहे, देश की संपन्नता कायम रहे, देश में शिक्षा रोजगार हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। चाहिए। आप सर, आप शिक्षा की बात करें, हम शिक्षा पे आते हैं। आप मुझे एक भी स्कूल दिखा दीजिए जिसमें शिक्षा अच्छी हो रही हो। हम आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं एक भी शिक्षा, एक स्कूल ऐसा बता दीजिए जहाँ शिक्षा का अभाव है जी। शिक्षा तो एक स्कूल का क्या, एक आज के भारतीय स्टूडेंट आज पूरे विश्व में परचम ला रहा है। हमारी जो शिक्षा की रणनीति, आज यह देश से अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे ब्यूरोक्रेट विदेशों में डिमांड है भारतीयों का। तो अच्छी व्यवस्था है, अच्छी शिक्षा है, तभी तो भारत के विदेशों के लोग, USA के लोग जो सबसे अग्रिम विकास में अग्रिम पंक्ति है, वहाँ के लोग भारतीय लोगों को पसंद करते हैं, भारतीय की शिक्षा को पसंद करते हैं। जितने कॉल सेंटर है, विदेशों के काम भारत आ रहे हैं और भारतीय छात्र छात्राएं इसको बड़ा खुशी से कर रहे हैं, और इंडिया में रह के ही पूरा फॉरेन का कमाई कर रहे हैं। ये भारत की शिक्षा अच्छी है, तभी विदेश के लोग हमारे भारतीय छात्र छात्रा को पसंद कर रहे हैं। अच्छे डॉक्टर जो भी भारत के लोग हैं, विदेशों में जहाँ भी है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जहाँ भी है, भारत परचम ला रहा है। उसका कारण है कि भारत की शिक्षा नीति अच्छी है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, शिक्षक बच्चे अच्छे हैं, शिक्षक अच्छे हैं, व्यवस्था अच्छी है, इसीलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हमने देखे हैं कि वो कहीं ना कहीं बदहाल नजर आए हैं हमें देखते हुए। सर, और जो पेशेंट की हालत है वो आप देखिए, जाके हॉस्पिटल में केयर नहीं हो पाती है पेशेंटों की। मैं बंधु, आपने ये बात किसी की सुने, आप एम्स चलिए, वहाँ विदेशों से भारत सरकार की स्वास्थ्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ आप देखेंगे 50% लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से, क्योंकि यहाँ सस्ती मेडिसिन है, सस्ता इलाज है और लंबी लाइन लगी हुई है। तो अच्छी व्यवस्था है तब तक।
और एम्स के अलावा भी मैक्स, आपके उसके बाद अपोलो, जहाँ पूरे दूसरे देशों के लोग आके यहाँ सस्ती इलाज है, सस्ती दवा है, फीस कम है, ताकि विदेशों के लोग भी अच्छा। तो भारत में रह के आपको लगता है, होता नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर के लोगों को पता चले, जब बाहर जाइएगा किसी भी छोटा इलाज के लिए, जो इलाज में हम लोग को 100 रुपया में 50 रुपया में चेकअप करा लेते हैं, यही आप जब अमेरिका जाएंगे तब वो 10,000 20,000 50,000 लगेगा, तब लगता है कि भारत कितनी सस्ती व्यवस्था है। इसलिए और भारत के प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है 5 लाख का, उसमें गरीब से गरीब लोग भी, पैसा नहीं है, आप चलिए कैशलेस कार्ड दीजिए, आपकी सारी चीज़ें जांच हो जाएंगी। तो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, और कोरोना में भारत की ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, बहुत कम लोग मरे विदेशों की तुलना में। तो ये हमारी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था थी, जिसके कारण हुआ। हमारे भारत के पास पैसा कम है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि देश विकास कर रहा है। इसके लिए सब धन्यवाद को, और खास करके सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, इनसे जो जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता है, जब भी कोई राष्ट्रीय विपदा आती है, सब मिलकर काम करते हैं। ये अच्छी बात है और देश के विकास की बात है। सर, मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ, लास्ट सवाल जो कि है P20 को लेकर क्या कहेंगे? अभी G20 हुआ, से पहले अब P20 आ गया है, तो क्या किस तरह देखते हैं P20 हुआ? P20 भी 20 देशों का समूह है जो भारत आ रहा है, और इसका संचालन में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में हो रहा है। और ये हमारा देश का सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम जो द्वारका में बना है, वहाँ हो रहा है। और जो अभी G20 हुआ था, इससे भी बड़ा ऑडिटोरियम, इससे भी खूबसूरत ऑडिटोरियम है, और एयरपोर्ट से सटा हुआ है। इसीलिए P20, अभी जो G20 ने इतना नाम रोशन किया है, P20 आने के बाद भारत का पैराग्राफ व्यवस्था में, सौंदर्यता में, डिसिप्लिन में ये बहुत आगे बढ़ेगा, और भारत का परचम लहराएगा P20। हमें उम्मीद है कि पूरे भारत के लोग इसे हर तरह से सहयोग करेंगे, ताकि भारत का नाम रोशन हो। माननीय ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सारी व्यवस्था अच्छी करके, उनके नेतृत्व में P20 हो रहा है। ये बड़ी गर्व की बात है भारत के लिए। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे थे आज के वाली न्यूज़ चैनल। मैं दिल्ली से अंशुल।